नमस्कार बच्चों। चलिए हम ओबीजी का आज नेक्स्ट सेशन में सेकंड पार्ट हम लेके आ गए हैं। कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास की। कल हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करवाए। क्यूबी के क्वेश्चन हमने रखे हैं अपने सेशन में, और जिन बच्चों को थ्योरी क्लास समझने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने इस क्लास को रखा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने फर्स्ट 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 से। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, इसका निकालने का जो रेट होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला है ये देखना है हमको। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है। तो नियोनेटल मोर्टालिटी क्या है? नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ इज इन गिवन पर ईयर 1000 लाइव बर्थ इन दैट सेम ईयर। मतलब 1 ईयर का रेशियो जो हम निकालते हैं सेम ईयर में 1000 कितने लाइव बर्थ में 1000 अगर बेबीज हैं, नियोनेट है, उनके बीच में हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ कितने बच्चों की 28 डेज में डेथ हो जाती, वो होते हैं नियोनेट। ठीक है, और कितना लिया जा रहा है 1000। तो इसका फॉर्मूला है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज अंडर 28 डेज ऑफ एज इन ईयर अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर इंटू 1000। ये फॉर्मूला होता है। हम इसके साथ ही क्या करते हैं, नियोनेट मोर्टालिटी रेट को निकालते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ये तो आपका नियोनेटल मोर्टालिटी रेट को निकालने का फॉर्मूला हो गया। नियोनेट तो सभी को मालूम है कि बर्थ से लेके 28 डेज का जो बेबीज होता है उसको हम नियोनेट बोलते हैं। वहीं पे अगर यहाँ पे इन्फेंट पूछा जाता है तो इन्फेंट होता है 28 डेज से 1 ईयर का जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, वो कहलाता है इन्फेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैटरनल मतलब होता है मदर्स, जो मदर्स क्या करती है ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद। मैटरनल मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद। मैटरनल मोर्टालिटी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो मदर्स क्या होती है डिलीवरी के टाइम पर, मान लीजिए उसका प्यूपेरियम जो पीरियड चलता है उस टाइम पे जो बोलना चाहिए कि जो मदर्स की डेथ हो जाती है उसका रेट कितना होता है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। देखिए इसमें डिफाइन किया गया है मैटरनल मोर्टालिटी रेट मेजर द रिस्क ऑफ वुमेन डाइंग फ्रॉम प्यूपेरियल कॉज एंड इज डिफाइंड। तो प्यूपरल पीरियड मतलब होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद या आफ्टर डिलीवरी के बाद जो प्यूपेरियम पीरियड होता है उस टाइम पे मदर को सबसे ज्यादा, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है वुमेन को डाइंग मतलब डेथ होने की कंडीशन। क्योंकि हो सकता है मदर उस कंडीशन में पीपीएस की कंडीशन में जा सकती है, जिसमें से हाईली पीपीएस तो सभी को मालूम होगा, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्टम हिमोरेज। उसमें क्या होता है मदर्स कितना ब्लड लॉस हो जाता है। तो अगर नॉर्मल बोले, नॉर्मल तो 500 ब्लड क्या हो जाता है, 500 ml ब्लड लॉस हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। और वहीं पे हम सिजेरियन डिलीवरी अगर बोले तो कितना हो जाता है, मोर देन 1000 ml। अगर 1000 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो किस में चली जाती है, मदर्स किस में जाती है, आपका पोस्ट पार्टम पीपीएस में चली जाती है, पोस्ट पार्टम हेमोरेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पीपीएस। तो बात हम करते हैं यहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी रेट को निकालने का जो रेशियो है, total number of female death due to complication of pregnancy, childbirth or within 42 days of delivery from puerperal causes in an area during given year। देखिए इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ। इसमें क्या कैसे निकालते हैं हम, जितनी भी जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के थ्रू जो कॉम्प्लिकेशन होता है, चाइल्ड बर्थ विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। जिस टाइम पे मदर्स डिलीवर्ड करती है, बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पे, उस टाइम से लेकर बर्थ से लेकर 42 डेज तक अगर उस दौरान अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है क्या, प्यूपेरियम पीरियड। ठीक है, तो नंबर ऑफ आपको उस ईयर का रेशियो रखना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, सेम एरिया एंड ईयर। और क्या किससे वो करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ लाइव मतलब कितने बच्चों को लाइव उसने जन्म दिया है, लाइव बर्थ है इन द सेम ईयर में 1 ईयर का रेशियो इंटू 1000। इसका मैटरनल मोर्टालिटी रेट निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। समझ में आ गया होगा। तो कितना कैसे हम इसको निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम पहले नंबर लिख लेते हैं कि कितने ऐसी मदर्स हैं जिनका प्रेगनेंसी के थ्रू कॉम्प्लिकेशन हुआ है, और चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज में उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस ईयर के ड्यूरेशन में हमको क्या करना है, उनका नंबर लिखना है अपॉन किससे हमको कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर। मतलब जिस एरिया पे आप ये अगर कैलकुलेट कर रहे हो, जिस एरिया से आप लिए हो, उसी ईयर्स में आपको इसका कैलकुलेशन करना है, किससे, इंटू 1000 से। समझ में आया।
ये हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को निकालने का रेशियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर ऑल द लीगल इशू में एराइज इन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी। व्हाट आर ऑल द लीगल इशूज, क्या लीगली इशूज आते हैं, एराइज होते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट में। तो आपको देखना है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या लीगली इशू आते हैं वहां पे। तो मेनी लीगल इशू आर इन्वॉल्व इन द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। लास्ट सूट्स अगेंस्ट द नर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला हो रहा है प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन। पहला लीगल इशू किसमें होता है, प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन में होता है। इसमें क्या होता है कि नर्स प्रोवाइड मेडिकेशन टू द क्लाइंट, नर्स जो होती है प्रोवाइड करती है क्लाइंट को मेडिसिन। सर्टेन प्रॉब्लम कैन occur during giving medicine that can result a lesion against nurse such as improper doses of medication, improper client medication, wrong route of medication and wrong time। क्या क्या होता है मान लीजिए, इसमें क्या बोला जाता है, जो लीगल इश्यूज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो देखने को मिलता है प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन में कि रॉन्ग डोज है या इम्प्रॉपर डोजेज ऑफ मेडिकेशन है या रॉन्ग रूट ऑफ मेडिकेशन है या रॉन्ग टाइम में मेडिसिन दिया गया है, तो प्रॉब्लम होता है मेडिकेशन को देने में। ठीक है, एक तो ये लीगली इशू स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद होता है फेलर इन मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट। सेकंड क्या लीगल इशू आता है, फेलर इन मॉनिटर, मतलब क्लाइंट को मॉनिटर करने में, निरीक्षण करने में फेल होना, तो ये एक लीगली इशू स्टार्ट हुआ। इसके बाद इसमें होता क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू मॉनिटर क्लाइंट रेगुलरली डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। शी इज एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एडमिटेड विथ एनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। आल्सो मॉनिटरिंग इज द एसेंशियल सो दैट एनी कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड। नर्स हैज टू मॉनिटर क्लाइंट ड्यूरिंग एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। फेलर ऑफ दिस कैन रिजल्ट इनटू ए लीगल इश्यूज। मान लीजिए इसमें क्या फेलर आता है, मतलब आपको सभी को मालूम है कि जब कोई भी फीमेल क्या होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड या इंटरनेटल पीरियड या पोस्टनेटल पीरियड होती है, इस दौरान में क्या किया जाता है, पेशेंट्स की मॉनिटर की जाती है, निरीक्षण किया जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये देखने के लिए। तो अगर मान लीजिए इस रेट में अगर फेलर हो जाता है, कोई रिजल्ट अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, लीगली इशू स्टार्ट होता है। समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे फेलर टू रिपोर्ट चेंज इन द पेशेंट्स। अगर फेल होना किसमें, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स में। तो नर्सेज डू द रेगुलर मॉनिटरिंग एंड द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। ड्यूरिंग असेसमेंट सी मे नोटिस एनी चेंज इन द क्लाइंट कंडीशन। दिस हैज बी ब्रॉट टू नोटिस बाय द फिजिशियन विद इन द प्रीशियस लाइफ इन बी सेव्ड। मतलब किसी प्रकार का रिपोर्ट अगर पेशेंट का चेंज होता है या फेल होता है, तो वो भी कंडीशन क्या होती है, लीगल इशू देखने को मिलती है। ठीक है, रेगुलर चेकअप में अगर आप किसी भी पेशेंट का या किसी भी क्लाइंट को असेस कर रहे हो और उसके रिपोर्ट में कोई चेंजेस आता है, अगर कोई ड्यूरिंग असेसमेंट फेल होता है, ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट होती है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, आपका लीगली इशू में आएगा, ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी मॉनिटरिंग में। फिर इसके बाद फेलर इन द असेसिंग द क्लाइंट। इसमें क्या हो गया, असेसमेंट इज द फर्स्ट थिंग विच द नर्स हैव टू डू बेस्ड ऑन द असेसमेंट केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड रिपोर्टिंग एनी टाइम चेंज इन द क्लाइंट कंडीशन। हायर लेवल ऑफ असेसमेंट स्किल हैव टू बी मेंटेन्ड बाय द नर्स इन ऑल क्रिटिकल एरिया। एक तो आपका फेल हुआ रिपोर्ट में, ठीक है, अगर चेंजेस आता है क्लाइंट को, और ये दूसरा आपका जो नेक्स्ट इसमें है फेलर इन द असेसिंग द क्लाइंट। क्लाइंट को असेस करने में अगर कोई लीगली इशू आता है, उस टाइम पे अगर आप फेल होते हो, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, आपका लीगल इशू होगा क्लाइंट को असेसमेंट करने के लिए। देन इसके बाद अबॉर्शन। अबॉर्शन भी क्या होता है, मेनी अबॉर्शन आर परफॉर्म इलीगली। कई अबॉर्शन ऐसे होते हैं जो इलीगली परफॉर्म किए जाते हैं। नर्सेस हैव द राइट टू रिफ्यूज टू असिस्ट द प्रोसीजर ऑफ द अबॉर्शन इफ द अबॉर्शन परफॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। She can assist the physician in these patients who has undergone abortion, need care and monitoring. It is the nurse legally responsibility to care for such client. Abortion भी क्या प्रकार होता है, एक प्रकार का illegally perform होता है, ये भी एक प्रकार का एक legal issue होता है। गायनेकोलॉजिस्ट और आपका मिडवाइफरी, मतलब बोलना चाहिए कि जो असेसमेंट आप करते हो उस कंडीशन पे, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, लीगल इशू स्टार्ट करता है अबॉर्शन। ठीक है, तो नर्सेस क्या करती है, राइट रिफ्यूज प्रोसीजर फॉर द अबॉर्शन, और परफॉर्म करती है इस अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब एमटीपी एक्ट आपने पढ़ा होगा, एमटीपी एक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो एमटीपी एक्ट किसके लिए होता है, आपका अबॉर्शन के लिए होता है, जो कि लीगली परफॉर्म किया जाता है। आपको हम बता दें कब स्टार्ट किया गया था, 1971 में। और लीगली रूप से फोर्सफुली कब ये आया हुआ था, तो फोर्सफुली आया था 1972 में। ध्यान रखिएगा, फोर्सफुली कब आया था, 1972 में। तो मतलब आप समझिए कि ये सारे जो पॉइंट हैं आपके, वो किसके लिए है, जो आपको लीगली इशू होते हैं। ठीक है, इशूज, लीगली इशूज मतलब ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके मॉनिटर फॉर द असेसमेंट फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। जब आप प्रेग्नेंट लेडी का ड्यूरिंग एंटीनेटल या इंट्रानेटल या पोस्टनेटल के टाइम पे आप निरीक्षण करते हो तो ये लीगल इशू देखने को मिलते हैं। समझ में आया। और लास्ट आता है आपका नर्सिंग केयर न्यूबॉर्न, नर्सिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न की जब आप केयर प्रोवाइड करते हैं तो भी लीगली इशू आता है। तो नर्सेस हैव मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द न्यूबॉर्न, शी हैज टू टेक एट द फुटप्रिंट ऑफ न्यूबॉर्न। आपको न्यूबॉर्न बेबी का फुटप्रिंट लेना होता है। कॉर्ड फुटप्रिंट क्यों लेते हैं? एक तो सबसे पहले तो आपको देखना है बेबी का जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है। बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए हमको क्या करना होता है? फुटप्रिंट लेना होता है, कॉर्ड क्लैम्प करना होता है, ठीक है। रिस्ट बैंड हैज बी पुट फॉर द आइडेंटिफाई करना होता है और प्रॉपर वार्मिंग इन द मेंटेन। बच्चे को क्या करना होता है? प्रॉपर वार्मिंग करना होता है। और उस दौरान पे अगर कोई फॉल्ट होगा, ये भी एक प्रकार का लीगल इशू स्टार्ट होता है। अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें इररिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाती है तो बच्चे को क्या हो जाएगा? बच्चे की डेथ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में ये भी एक प्रकार का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द नर्सेस के लिए बेबी को केयर प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आती है? ये सारी चीजें देखना है, क्योंकि अगर बच्चे का मान लीजिए अगर टेम्परेचर लो होता है तो बच्चा किस में चला जाता है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन में चला जाएगा, बच्चा शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रॉपर मेंटेन करना होता है बच्चा जब जन्म लेता है। तो ये बोला जा रहा है इतने सारे पॉइंट है जो लीगली इश्यूज बना सकते हैं, कर सकते हैं। किसके लिए? आपका जो पॉइंट है आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल इश्यूज में एराइज इन द ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। क्या हमारा क्वेश्चन है? व्हाट आर द लीगल इश्यूज, मतलब क्या लीगली इश्यूज बन सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी में। मतलब आप जब किसी भी लेडीज का क्या करते हो? केयर प्रोवाइड करते हो ड्यूरिंग डिलीवरी या जब बच्चे को जन्म देती है माँ, तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? या तो एंटीनेटल विजिट के टाइम पे भी हो सकता है, इंटरनेटल के टाइम पे भी हो सकता है और पोस्टनेटल के टाइम पे भी। जो भी लीगल इश्यूज आते हैं ये सारे पॉइंट्स हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे ये सारे पॉइंट, आप देखते जाइएगा। सबसे पहला हमारा लीगल इशू आता है प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन। सेकंड आता है आपका failure in monitoring of the client, failure to report change in the patient, failure in assessing the client, abortion, nursing care of the newborn। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर था, आपका सेकंड जो क्यूबी क्वेश्चंस थे, हमने आज ओबीजी में इसको रखा है, कंप्लीट किया है। और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम आपको समझा सकें। चलिए ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट हम पेज का लेके आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा आज सेकंड सेशन है, सेकंड पार्ट है, आपका ओबीजी क्वेश्चंस है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। चलिए धन्यवाद।